हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल स्टडी पॉइंट बाड़मेर पर। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग बात करेंगे कूलाम के नियम के बारे में। इसके पहले के फर्स्ट 2 लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज की बात की, चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात की और आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग की बात की। और आज हम लोग बात करेंगे कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। और यह नियम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम जो पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी का बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है जो कूलाम अंकल ने दिया। इसको हम कहते हैं कूलाम का नियम, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। आपने थंबनेल में देख रखा है और काफी लोग तो पढ़ भी चुके हैं, फिर भी इसको हम शुरुआत करते हैं। देखो, हमें पता है अगर हमारे पास एक चार्ज है ये Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 और दोनों प्लस है, पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित, रिपेल ईच अदर। क्या करेंगे? प्रतिकर्षण। इसके मध्य कैसा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ प्रतिकर्षण। मान लो एक चार्ज है -Q1, एक चार्ज है -Q2, तो इनके मध्य भी कैसा फोर्स लगेगा? प्रतिकर्षण का। इसको क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ रिपल्सन, या इसको क्या बोलते हैं? रिपेल ईच अदर, या इसको क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ रिपल्सन। और मान लो एक चार्ज है +Q1 और दूसरा चार्ज है -Q2, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित। इसके विरुद्ध कौन सा बल कार्य करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब हमें क्या चीज समझ में आई कि समान प्रकृति के आवेश, क्या समझ में आएगी कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बात है जो ध्यान होनी चाहिए कि अगर समान है प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। और असमान एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित। इसका मतलब चार्जों के बीच में क्या काम करता है? बल कार्य करता है, फोर्स कार्य करता है। इसी फोर्स के लिए कूलाम ने क्या किया? नियम दिया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो इसका मतलब कूलाम का नियम दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को बताता है, जिसकी अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप 1 मिनट के लिए इसका स्क्रीनशॉट, मतलब इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, तो हम आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम का नियम शुरुआत करते हैं। हमारे पास 2 चार्ज हैं, एक है Q1 और एक है Q2, और इनके बीच की दूरी कितनी है? ये भी प्लस और ये भी प्लस। एक +Q1 और दूसरा क्या है? +Q2। दोनों के बीच की दूरी कितनी? R। और ध्यान रखना, यह दोनों आवेश कैसे है? बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज। यह बात ध्यान रखना कि कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए मान्य होता है। दोनों आवेश कैसे होने चाहिए? पॉइंट होने चाहिए। पॉइंट चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? पॉइंट चार्ज कहते हैं। ध्यान रखना। अब देखो, इसके ऊपर बल लगेगा, वो बाहर की ओर इधर लगेगा। प्रतिकर्षण करे ना, ये कहाँ लगेगा? इधर की ओर। इस बल को बोलेंगे F12। Q1 के ऊपर Q2 के द्वारा लगने वाला बल, इसको बोलेंगे F21। Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला बल। तो कैसे लिखेंगे? F12 का मतलब क्या है? Q1 आवेश पर
Q2 आवेश के द्वारा लगने वाला बल, Q1 आवेश पर Q2 आवेश के द्वारा लगने वाला बल, और F21 क्या होगा, Q2 आवेश पर Q1 आवेश के द्वारा लगने वाला बल। तो ये आपको ध्यान रखना है, F12 और F21 में कंफ्यूज नहीं होना है। 1 के ऊपर 2 के द्वारा, 2 के ऊपर 1 के द्वारा। और यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस किया आपने, यह जो बल है वह इस लाइन को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, अगर इस आवेश पे प्रतिकर्षण हो रहा है तो इधर होगा और आकर्षण हो रहा है तो इधर, मतलब इस रेखा के अनुदिश ही बल लगेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि कूलाम बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। देखो ना, एक ये है और एक ये इसके ऊपर इधर लगा सकता है, इधर लगा सकता है, इधर लगा सकता है, पर ऐसा करता नहीं है। ये केवल कहाँ लगाता है, प्रतिकर्षण होगा तो इधर और आकर्षण होगा तो इधर, इस रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो ध्यान रखना कि कूलाम बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। एक एक करके सारी बेसिक बातों की बात करूंगा। नियम की शुरुआत करेंगे, उससे पहले समझ लो क्या बात है, इंपॉर्टेंट है। नीट और आईआईटी में कैसे इजी सवाल आते हैं और गलती करते हैं, ध्यान रखना। ये पॉइंट है कि कूलाम के नियम के बारे में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, तो हमें सारी बात पता होनी चाहिए और बड़ी आसान सी बात है। तो पहला बिंदु आवेश और दूसरा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तीसरा कूलाम भाई साहब ने क्या बताया, यह दोनों बल है, परिमाण में क्या है समान और दिशा में क्या है विपरीत। न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन अंकल पहले ही बता चुके। F12 बराबर क्या होता है, F21, यहाँ आ जाएगा माइनस। और दोस्तों आपको पता है माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन। माइनस का मतलब क्या है, विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन। आप सबको पता है, ऐसा होशियार हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों बल बराबर है, तो लिख सकता हूं F बराबर F12 का मोल बराबर F21 का मोल। परिमाण लिया है और किसके बराबर हो गया, F के बराबर। तो ये सारे कूलाम नियम से संबंधित है बातें। अब नियम देखते हैं। नियम क्या कहता है कि जो दोनों के बीच में लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, एक आवेश Q1 दूसरा आवेश Q2, प्लस माइनस नहीं लेना है, वो ऑलरेडी हम लोग यहाँ दिशा बता चुके हैं। दोनों के गुणनफल के समानुपाती, जितना बड़ा आवेश उतना ज्यादा बल, जितना छोटा आवेश उतना कम बल। और दूसरा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी का जो वर्ग है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यह बढ़ेगी दूरी, बल घटेगा, दूरी कम होगी, बल बढ़ेगा। नजदीक आएंगे तो बल क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों को कंबाइन करके लिखें तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटा R²। और जब समानुपाती का साइन हटता है तब क्या आता है, कांस्टेंट, वो क्या आएगा, K Q1 Q2 बटा R²। और ये फॉर्मूला है, यहाँ पे K जो है वो K क्या है, K को हम कहते हैं कूलाम, क्या कहते हैं, कूलाम नियतांक, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं कूलाम कांस्टेंट। और बहुत इंपॉर्टेंट भाग, यह जो K है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम। इस पूरी बात को हम लोग पढ़ेंगे अगले एक लेक्चर के अंदर, जो एक पूरा लेक्चर है जब मैं आपको K की बात करूंगा, K किन किन बातों पे निर्भर करता है। K का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन।
इसको हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आपको ये बात खाली अभी देख लो। फिर बोलोगे सर के का मान बताया नहीं, के का वास्तव में फॉर्मूला होता है, इसको हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं निर्वात की या बात करूं वैक्यूम, एक ही बात है ना, अंग्रेजी हिंदी। के का मान होता है 9 × 10⁹ मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। आप बोलोगे सर मात्रक कहाँ से लाए, आपको तो याद है? याद नहीं है, बड़ा आसान है। एफ का सूत्र क्या है? के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। के का मात्रक चाहिए तो के बराबर क्या हो जाएगा? एफ इंटू आर स्क्वायर बटा Q1 Q2। एफ इंटू आर स्क्वायर बटा Q1 Q2। एफ से क्या आएगा? न्यूटन, और आर दूरी का स्क्वायर क्या आएगा? मीटर स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर। ये निर्वात के लिए। माध्यम बदलेगा, के का मान क्या होगा? बदल जाएगा, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये कूलम का नियम, स्थिर वैद्युतिकी का बहुत इंपॉर्टेंट नियम। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। F बराबर के Q1 Q2 बटा आर। क्या लिखेंगे यहाँ? अगर लिखना हो तो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और मैंने आपको बताया दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश रेखा। तो आप बच्चों, ये नियम है, आप इसका एक बार अच्छे से फोटो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें पॉज करके। तब तक हम बाद में आगे बात करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है? बड़ा आसान है, ढंग से पढ़ोगे तो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक मैंने बात बताई, F समानुपाती 1/r², इसको बोलते हैं वर्ग व्युत्क्रम नियम। क्या बोलते हैं? वर्ग व्युत्क्रम नियम। क्या मतलब है इसका? बड़ा आसान सा मतलब है कि कूलम का नियम दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। और कूलम का नियम वर्ग व्युत्क्रम नियम का क्या करता है? पालन करता है। इसका मतलब अगर दूरी बढ़ेगी तो बल क्या होगा? घटेगा। दूरी बढ़ेगी तो बल क्या होगा? घटेगा। तो ध्यान रखना, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ध्यान रखना, कूलम का नियम वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। अगर मैं दूरी को क्या कर दूं? दोगुना कर दूं, 2 टाइम्स, तो बल कितना हो जाएगा? 1/4। दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, ये बढ़ेगा तो घटेगा, 1/4। और अगर मैं दूरी को क्या कर दूं? 1/2 गुना, तो बल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 गुना। और ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार F और R के बीच का ग्राफ पूछते हैं। देखो ग्राफ यहाँ है, ये F और ये क्या है? R। ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ इस प्रकार से। F समानुपाती क्या होता है? 1/r²। क्या होता है? 1/r²। दूरी बढ़ेगी, बल का मान क्या होगा? घटेगा। बड़ा आसान सा ग्राफ है। तो छोटी सी बात है, कूलम का नियम किसका पालन करता है? वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। नोट कर लो।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो कूलाम बल की सीमा या कूलाम नियम की सीमा, ब्लैक मार्कर से लिखता हूं। पहला, यह जो नियम है वह केवल बिंदु आवेशों पर लागू होता है। ध्यान रखना, कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज होंगे तभी वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। बड़े आवेश, बड़े गोले की बात करें, एक गोला ये है, दूसरा गोला ये है, इनके मध्य कूलाम बल निकालो, नहीं काम करेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पूरे आवेश को केंद्र पे मानना पड़ेगा। इसके पूरे आवेश को केंद्र पे मान के हम लोग करते हैं। ध्यान रखना, सही में यह नियम यहाँ पे लागू नहीं होगा, ध्यान रखना, ये पता होना चाहिए। और दूसरा ध्यान रखना, यह नियम स्थिर आवेशों, किस पर, स्थिर आवेशों पर लागू होता है। अगर आवेश स्थिर होंगे तभी तो चलेगा। हम इलेक्ट्रोस्टैट्स, स्थिर वैद्युतिकी की बात कर रहे हैं, रेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं। अगर चार्ज गतिशील होगा तो ध्यान रखना नियम नहीं काम करेगा। गतिशील आवेश पर कूलाम नियम नहीं लगता, ध्यान रखना। दो बातें, बिंदु आवेश के लिए लागू होता है और स्थिर आवेशों पर, क्योंकि सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने पहले लेक्चर में बताया, अभी हम स्थिर वैद्युतिकी की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आप एक बढ़िया सा नोट कर लो, उसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलाम के नियम का है, वो है कूलाम का नियम का सदिश रूप। बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो ध्यान रखना, कूलाम नियम का सदिश रूप बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलाम नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म, और एग्जाम में बहुत बार, चाहे सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। कूलाम के नियम का सदिश रूप, क्योंकि बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो देखो कैसे करेंगे, हमारे पास एक आवेश है Q1 प्लस का, एक आवेश है Q2, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R। दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इसके ऊपर बल लग रहा है F12, इसके ऊपर बल लग रहा है F21। लग रहा है नहीं लग रहा है, लग रहा है ना, हाँ लग रहा है, वेरी गुड। F12 और F21, इस दिशा में अगर सदिश लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, हम कहाँ जा रहे हैं, 1 से कहाँ जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं। अंतिम क्या है, R2, प्रारंभिक क्या है, R1, R2 माइनस क्या होगा, R1। ये दिशा, हमेशा विस्थापन सदिश कैसे निकालते हैं, अंतिम माइनस क्या करते हैं, प्रारंभिक। और अगर इस दिशा में आना हो तो क्या लिखेंगे, R1 माइनस क्या लिखेंगे, R2, अंतिम माइनस क्या लिखेंगे, प्रारंभिक। ठीक है ना, दिशा के लिए बात कर रहा हूँ ना, सीधा यहाँ से करोगे आपको कोई गलत नहीं करेगा। एक एक चीज एकदम ध्यान रखना, पूरा एनसीईआरटी से चल रहे हैं और एकदम सही है। आरबीएसई में भी यही चलता है। तो R2 माइनस R1 ये दिशा और R1 माइनस R2 इस तरफ। ठीक है, अब मैं निकालता हूं F12। कूलाम का नियम पढ़ा है, क्या होगा, K Q1 Q2 बटा R²। अब सदिश है तो परिमाण इंटू दिशा, दिशा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, एकांक सदिश। क्या लगाएंगे, एकांक सदिश। और आपको पता होना चाहिए एकांक सदिश कैसे निकालते हैं, सदिश में उसके परिमाण का क्या कर दो, भाग दे दो। पता है ना, एकांक सदिश का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर। क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो अब कौन सा F12 है, तो ये दिशा है, तो इस दिशा में क्या होगा, R1 माइनस R2 बटा इसका क्या ले लेंगे, परिमाण।
क्या ले लेंगे? परिमाण। ये हमने क्या निकाला? इस F12 दिशा में क्या निकाला? एकांक सदिश निकाला। क्या निकाला? एकांक सदिश। और यह परिमाण वास्तव में किसके बराबर है? R के बराबर है। तो क्या लिखेंगे? F12 बराबर KQ1 Q2 बटा R स्क्वायर इंटू R। क्या हो जाएगा? R क्यूब। और इधर क्या आ जाएगा? R1 माइनस R2। ये सदिश। और यहाँ पे बड़ा लोग झंझट करते हैं कि सर इसको R12 लिखें कि R21 लिखें। तो ऐसा कंफ्यूज मत हो, ये कंफ्यूजिंग है। RBSE कुछ स्टैंडर्ड मानती है और CBSE कुछ मानती है। आप दिमाग में सेट कर लो R1 माइनस R2। F12 है तो यहाँ इतना लिखोगे तो आपके कोई गलत नहीं करेगा। F12 मतलब 1 पर 2 के द्वारा, तो यहाँ क्या आ गया? R1 माइनस R2। इसी प्रकार F21 क्या हो जाएगा? KQ1 Q2 बटा R स्क्वायर, या सॉरी R क्यूब। और यहाँ क्या ले लेंगे? R2 माइनस R1। ये F12 है तो R1 माइनस R2, F21 है तो R2 माइनस R1। इस आधार पे हम कह सकते हैं ना कि F12 बराबर क्या होता है? माइनस F21। और ये हम बता चुके हैं, गुलाम अंकल ने पहले ये बात बताई थी बेटा, वो प्रूफ हो गई। तो ध्यान रखना, ये गुलाम का नियम, उसका सदिश रूप आपको इस तरह से ध्यान रखना। और दोनों बल परिमाण में समान दिशा में क्या है? विपरीत है। तो इतना अगर आप डायग्राम के साथ कर लोगे ना, ये Q1 और Q, तो आपके कभी गलत नहीं होगा। ध्यान में रखना, ठीक है। आप इसका झट से एक बढ़िया वाला स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं ज़रूर उन कमेंट्स का जवाब दूंगा। अच्छे से आप इसको पढ़ें, कोई भी डाउट हो कमेंट करें। न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको। अभी हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करें, देन हम न्यूमेरिकल पे जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली किताब में दिया हुआ पर मोस्टली टीचर इसको इग्नोर करता है, वो है कूलाम बल व गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दोनों की तुलना करोगे ना, तुलनात्मक अध्ययन हमेशा मस्त होता है। कूलाम बल, कूलाम फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स। कूलाम बल को देने वाले साइंटिस्ट का नाम ही क्या है? कूलाम। कूलाम अंकल है, सर हैं, जो भी है। और ये कौन है? न्यूटन बाबा। ये तो बहुत बड़े बाबा हैं। फिजिक्स के सारा समाधान न्यूटन सर ने किए थे। अब देखो, पहली बात क्या ध्यान रखोगे कि कूलाम बल का कारण क्या है? उसका कारण है आवेश, चार्ज। शुरुआत यहीं से की हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। और गुरुत्वाकर्षण बल का कारण क्या है? द्रव्यमान, मास। और दोनों ही वस्तु के कैसे गुण हैं? मूलभूत गुण है। किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है। पदार्थ के पास द्रव्यमान भी होता है, उसके पास आवेश भी होता है। आवेश के कारण कूलाम बल लगता है, द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। आई बात समझ में? दूसरा, आवेश दो प्रकार के और द्रव्यमान का कोई प्रकार होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे बल कैसा होता है? आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण, दोनों प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दोनों प्रकार का होता है, क्योंकि हमारे पास दो आवेश है, एक प्लस है और एक माइनस है। अगर समान आवेश होंगे प्रतिकर्षण कम लगेगा। समान प्रकृति के आवेश, सॉरी
आकर्षण कब लगेगा? जब कैसी प्रकृति के आवेश होंगे? विपरीत प्रकृति के आवेश। कैसी प्रकृति के? विपरीत। और प्रतिकर्षण कब होगा? जब समान प्रकृति के आवेश। और जबकि द्रव्यमान का कोई प्रकार नहीं, तो यह केवल कैसा बल है? इसमें जो नियतांक है वो कौन सा है? के। कौन सा नियतांक? के। कूलाम नियतांक। और ध्यान रखना, कूलाम नियतांक का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। बच्चों ध्यान रखना, कूलाम नियतांक का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, जबकि जी, इसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय नियतांक। और ध्यान रखना, इसका मान क्या होता है? नियत होता है। इसका मान क्या होता है? नियत होता है। ध्यान रखना। और इसका मान कितना होता है बच्चों? 11th क्लास 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम। वहां कूलाम स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? किलोग्राम स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। और ध्यान रखना, ये पता होना चाहिए, कूलाम बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि के का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है और जी का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, कूलाम बल आवेश के कारण, द्रव्यमान के कारण, आकर्षण प्रतिकर्षण, केवल आकर्षण। और ध्यान रखना, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है और यह नहीं। प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो बच्चों, कूलाम बल की बात की हम लोगों ने। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम इसके आगे का टॉपिक अध्यारोपण का सिद्धांत और न्यूमेरिकल करेंगे, और जो के की बात है वो भी हम अगले टॉपिक में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट दे, जो भी अगर आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी हमें बताएं। थैंक यू।